सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, बुध के रोज़ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ और हुकूमत अपनी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक तमाम कवानीन पास करवाने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गई। अपोजिशन के शदीद एहतजाज और मुखालफत के बावजूद हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए अगले इंतखाबात करवाने और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक देने समेत मुतादिद बिल्स थे जो कि मंजूर करवा लिए। अपोजिशन की जानिब से ये बात की जा रही है कि इस सारे फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। अब देखना यह है कि आगे जाके अपोजिशन क्या हिकमत अमली अपनाती है, क्योंकि अगर अपोजिशन को हुकूमत के खिलाफ कुछ भी करना है पार्लियामेंट के अंदर या सेनेट के अंदर तो उसके लिए उसको फिर इत्तेहादियों की ज़रूरत भी पड़ेगी और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इत्तेहादी तो हुकूमत के साथ ही हैं। PDM ने अपनी हिकमत अमली के तहत आज पेशावर में पंडाल सजाया हुआ है और उस रैली से मौलाना फजलुर रहमान ने भी खिताब किया और दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी खिताब किया गया। लगाई साहब, पहले तो इस चीज़ के ऊपर कॉमेंट कर दीजिएगा कि PDM आज जो पेशावर में PDM ने ज़ाहिर रैली की है उससे खिताबात भी किए हैं, किसी किस्म का हुकूमत को टफ टाइम देने में लग रहा है कि PDM कामयाब हो जाएगी सड़कों पर आकर? हुकूमत के लिए टफ टाइम खुद हुकूमत ही काफ़ी है। अपोजिशन तो एक सहूलतकार अपोजिशन है जो हुकूमत के लिए मुश्किलात नहीं बल्कि सहूलतें पैदा करती है और ये इस तरह के ये आवाम के प्रेशर को, आवाम के गुस्से और नाराज़गी को ये जो है डिफ्यूज़ करने के लिए इस तरह के एहतमाम हो रहे हैं और ये सहूलतकार हैं हर मामले में। हुकूमत ने जो कानून साजी की इसमें भी और ये उनके साथी के तौर पर, हुकूमत के साथी के तौर पर काम कर रहे हैं। ये अपोजिशन रियल अपोजिशन नहीं है और ये अपोजिशन सिर्फ लोगों का गुस्सा और लोगों का जो है वो जितनी भाव भरी हुई है इस हुकूमत के ख़िलाफ़, जितना शदीद किस्म का एक गुस्सा और नाराज़गी भरी हुई है, उसको ये एक हद तक डिफ्यूज़ करते हैं ताकि ये अपनी बातें कर लें जितनी लोग कहना चाहते हैं और लोग भी शायद इनकी बातों से मुतमईन हों, लेकिन लोगों को असल हकीकत का भी अंदाज़ा है कि ये अपोजिशन कुछ करने के काबिल नहीं है। ये सिर्फ एहतजाज करती है लेकिन हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन किसी कामयाबी के लिए कोई काम नहीं करता। अच्छा, लेकिन लगारी साहब, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कुछ रोज़ पहले ही हम देख रहे थे कि इत्तेहादी तक हुकूमत से नाराज़ थे। इवन जो 11 नवंबर को एक इजलास होना था उसको भी मुलतवी करना पड़ गया था। लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ अचानक से कि हुकूमत को अददी अक्सरियत मिल गई, हुकूमत ने तमाम बिल्स ही पास करवा लिए? एक जादू हुआ और ख़ालिस जादू हुआ, बड़ा माहिर किस्म का बंगाल का जादू यहाँ पर कभी चला करता था। इसी तरह का कुछ जादू हुआ और जिसमें हुकूमत के तमाम इत्तेहादी हुकूमत के साथ जाकर मिल गए और जिनको एतराज़ात थे, जिनको इख्तलाफ थे, जिनको बहुत से सवालात थे, वो सारे सवालात आन की आन में मिट गए। बल्कि ये तक हुआ कि अपोजिशन ने भी तकरीरों के अलावा कुछ नहीं किया। अपोजिशन आज हमें बताए कि उनके जो 14 या 16 अरकान गायब हो गए और उनने वोट नहीं दिया। 19 में से 3 वोट उन्होंने दिया, वो लोगों ने 203 लोगों में से वोट दिया, 319 मौजूद थे और हुकूमत के पास 321 मौजूद थे, नहीं 221 और वहाँ से जो है वो 219 हुकूमत की तरफ से थे। तो पूरा हाउस जो था वो इन अरकान पर मुश्तमिल था। बिल्कुल। तो जो 16 अरकान हुकूमत के गायब हुए उनमें से अगर हुकूमत उनको आइडेंटिफाई करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करती है, ये तीसरा मौका है। हम अपोजिशन की ये चालें देख रहे हैं। अपोजिशन ने इस तरह का कई मरतबा ऐसा किया। जब सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद हुई और हासिल विजन जो फेल हुए तो जो लोग 64 थे वो अचानक 50 से नीचे चले गए और पता चला कि जितनी अपोजिशन तो रही नहीं है और जो इतनी अक्सरियती अपोजिशन थी तो उस अपोजिशन वो अक़लियत में बदल गई और हुकूमत के नामज़द जो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार थे वो दोबारा कामयाब हुए। इसके बाद जब पिछली कानून साजी हुई और हुकूमत को उसमें शिकस्त हुई, नहीं हुकूमत उसमें कामयाब हुई और अपोजिशन को शिकस्त हुई, ये जो जिसके बाद जो है ये PDM का झगड़ा शुरू हुआ, ये मामला शुरू हुए, उस वक्त अपोजिशन ने या PDM बनाने का मरहला आया था तो उससे पहले भी इनने सहूलतकारी की थी और अपोजिशन ने
वो बिल पास होने दिया गया था जो हुकूमत लाई थी। और उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि ये पीडीएम बनाने जो जा रहे हैं ये महज इसलिए पीडीएम बनाने जा रहे हैं कि लोगों के गुस्से और नाराज़गी को ये उस पर ठंडा पानी लें। और अभी तो सेनेट में दोबारा हुआ है, सेनेट में दोबारा हुआ, कानून साजी हुई और जिस तरह से मीडिया को जकड़ने की बातें हुई आज़ादी का नाम देकर और उनके तहफ़्फ़ुज़ का नाम देकर जिस तरह से जकड़ने की कोशिश की गई है उस पर भी अपोजिशन सेनेट में फेल हो गई है। सेनेट में वो बिल जो है वो हुकूमत ने पास कराना चाहा और करा लिया, अपोजिशन की अक्सरियत है उसके बावजूद। या तो अपोजिशन अपने सेनेटरों को या गायब हो जाने वाले, गुम हो जाने वाले, वोट न देने वाले लोगों की जो है वो आइडेंटिफाई करे और उनको अपनी सफ़ों से निकाले, वरना हम ये समझते रहेंगे कि ये अपोजिशन सहूलतकार अपोजिशन। लेकिन अभी तो अपोजिशन की बात कर रही है कि अपोजिशन स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी ज़ाहिर तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें कर रही है। तो आपको लगता है कि इसमें तमाम की तमाम अपोजिशन यकजा हो सकती है, लेकिन अगर अपोजिशन सारी भी इकट्ठी हो जाए तब भी उनकी जो तादाद है वो कम है, उसके लिए उनको इत्तेहादियों से ज़ाहिर रब्ता करना पड़ेगा जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। आपको लगता है कि इस चीज़ के लिए तो अपोजिशन मुत्तहिद हो पाएगी और इत्तेहादी उनका साथ देंगे? पहले तो उनको निकाले ना, जिन लोगों ने पहले हासिल बिजंजो के खिलाफ वोट किया था और वोट दिया था जनाब सादिक संजरानी को, पहले उनको निकालें, फिर उनको निकालें कि जिन्होंने अभी भी बिल सेनेट में पास करवाया। ये तो हो गया सेनेट का मामला। कौमी असम्बली में इनकी जो तादाद है वो कम है बिल्कुल, और उसके बाद ये कैसे उसको असद कैसर साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव कैसे मंजूर कराएंगे, कैसे पेश करेंगे? वो ये कहते हैं कि इसके लिए वो इत्तेहादियों से राब्ता करेंगे क्योंकि हुकूमत ने अगर एक बार और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है तो लोग बोलेंगे कुछ भी सही, हम इस अपोजिशन को तो नहीं मानने को तैयार हैं। ये अपोजिशन है ही नहीं इस तरह से। अपोजिशन ने अब तक 3 साल 3.5 साल में हुकूमत की मुखालफत करने के बावजूद हुकूमत के हर मामले में कानून साजी में साथ दिया है हमेशा। और इसका मतलब यह है कि ये सहूलतकार अपोजिशन है। नारे मारती है धांधलीशाही हुकूमत है, फलां हुकूमत है, लेकिन हुकूमत जब भी कभी मुश्किल में पड़ती है ये अपोजिशन। आर्मी एक्ट पास करना था, आपने कोई एक शर्त भी रखी, कोई बात की है? कानून साजी पहले, उससे पहले हुकूमत के अरकान कह रहे थे कि अपोजिशन वाले शैतान हैं और उन्होंने उसको हजम किया और कहा कि नहीं हम जो आप कहेंगे वही मान लेंगे। और भाई अगर ये मानना है आपने तो फिर आप कहें कि अपोजिशन नहीं है, आप सहूलतकार अपोजिशन हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये सहूलतकार अपोजिशन है। अच्छा, लेकिन लगारी साहब खबरें ये भी आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी इस हक में है कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक एतमाद लाई जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ऐसा लगता है कि वो जो आप बात कर रहे थे कि कौमी असम्बली में असद कैसर साहब को निकालना ज़ाहिर मुश्किल होगा, उनके खिलाफ तहरीक एतमाद लाना, लेकिन जो चेयरमैन सेनेट है उनके खिलाफ तहरीक एतमाद लाना थोड़ा आसान होगा। तो नून लीग ये चाहती है कि असद कैसर साहब को निशाना बनाया जाए। तो इनमें तो इस बात के ऊपर ही ये लोग तो इत्तेफाक नहीं कर पा रहे, इस पर ही इनका कॉन्फ्लिक्ट है। मैं ये समझता हूँ कि करारदाद दोनों ओहदों के लिए अगर पेश की जाती है या एक के लिए पेश की जाती है, उनको हटाने के लिए असद कैसर साहब को या सादिक संजरानी साहब को, अंदर लोग, तो इसमें अपोजिशन की कामयाबी के इम्कानात मुझे बहुत कम नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये अगर किसी एक जगह पर कामयाब होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा मजबूत है वहाँ कामयाब होते हैं, पिछली दफ़ा फेल हो गए थे, तो आप कैसे कामयाब होंगे? नंबर 1। नंबर 2 ये कि कौन सा ऐसा जादू होगा जो आपके बेवफाओं को वफा की तरफ बदल देगा, क्योंकि आपके अरकान तो जाकर उधर वोट देते हैं। और ये अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन में भी हो चुका है। सादिक संजरानी साहब के खिलाफ जब आप तारीख अदम एतमाद गए थे उस वक्त भी यही हुआ था कि आपके अरकान ने जाकर आपके खिलाफ वोट किया था। तो अब आप क्या चाहते हैं, कौमी असम्बली में या सेनेट में जहाँ भी जाएंगे तो उन अरकान के बारे में तो आप फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं ना, जो इशारे पर वोट देते हैं। तो आप उसको क्या, यानी वो बेचारा अपनी ज़िंदगी से गए हासिल बिजंजो साहब, उनके हमारे दोस्त थे और बहुत मेहरबान दोस्त थे और उन्हें कैंसर जैसा आर्जा लाहक था और वो फौत हो गए हैं और हमें उनके फौत होने का मलाल है, लेकिन वो चीखते रह गए और ये मान नहीं रहे थे तारीख अदम एतमाद पे उन्हें हम कामयाब होंगे। वो कह रहे थे कि भाई आप कामयाब नहीं होंगे, आपके लोग बेवफा हैं, वो नहीं करेंगे। और बाद में यही हुआ कि वो हार गए थे और सादिक संजरानी साहब बतौर चेयरमैन सेनेट अब भी बरकरार हैं। तो इनके ये अब बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, हमने अब इनको देख लिया है अपोजिशन को। हमें इस पर भरोसा नहीं है कि दोबारा कोई ऐसा मौका आएगा जब ये
असद कैसर साहब के ख़िलाफ़ या सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़ कोई मूव कामयाब कर सकेंगे। अगर मैं बहुत बड़ा अगर लगा रहा हूँ, बहुत बड़ा अगर, कि अगर ये कामयाब हुए तो इसमें भी सहूलतकारी होगी। ये भी तयशुदा होगा कहीं ना कहीं कि जनाब इनको एक मरतबा की कामयाबी दी जाए ताकि ये वहाँ ठीक है अपना हिसाब संभालें। आखिर नवाज शरीफ दौर में भी तो ये रहा था ना कि चेयरमैन सेनेट जो थे वो अपोजिशन से थे। चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी अपोजिशन से थे और नवाज शरीफ की हुकूमत चल रही थी। तो इस दफ़ा इन्होंने मिन्नत समाजत क्योंकि उन ताकतों को जो ये फैसले करती हैं कि भाई मेहरबानी करें हमारा फेस सेविंग कर लें, हम एक जगह तो कम अज़ कम अपना हाउस का जो है वो कस्टोडियन ले आएँ। लेकिन अगर कौमी असम्बली में जाते हैं और नाकामी होती है तो शर्मिंदगी होगी, कामयाबी होगी तो अगले मरहले में आपको वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मूव के लिए जाना पड़ेगा। क्या इसके लिए तैयार हैं? अच्छा, जाना पड़ेगा तो आपको वज़ीर आज़म का कैंडिडेट देना पड़ेगा, इसके लिए आप तैयार हैं? अपोजिशन। और अगर दिया है तो फिर उसको कामयाब कराना होगा, इसके लिए तैयार हैं? हम ये समझते हैं कि अगर वो फेल हो गए, इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर ये तारीख़ अदम एतमाद नाकाम होती है तो फिर आप अपने वोट बैंक को क्या मुंह दिखाएंगे, कैसे जाएंगे लोगों के पास कि हम क्या क्या लेकर गए थे, आपके पास कितना था हिसाब किताब। लेकिन लगाई साहब, ऑपोजिशन ने ईवीएम से मुतालिक जो कानून साजी है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी फैसला किया है। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग जाएंगे, और अगर जाते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई फैसला कर सकती है? मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट मेरिट पर फैसला करेगी। ख्याल नहीं बल्कि यकीन है कि वो तमाम मामलात को देखेगी। ये एक ढकोसला कानून बनाया गया है और इसका असल मकसद इलेक्शन कमीशन को नाकारा करके मशीनों के ज़रिए जो अख्तियारात हैं हवाले करने के हैं, और मशीनों जिन पर भरोसा नहीं है। मशीनों के बारे में बहुत से यूरोपीय ममालिक और अमेरिका में भी भरोसा नहीं किया जाता है। सवाल तो ये उठ रहा है, और ये आज से नहीं उठ रहा है सवाल, पूरे के पूरे 21 साल से अमेरिका में सवाल उठा रहा है कि जनाब कितनी मरतबा धांधली हुई है इन मशीनों के ज़रिए। अच्छा। आखिरी 2 इलेक्शन जो सदारती इलेक्शन है इनके ऊपर तो साफ धांधली है कि ये डेमोक्रेट पार्टी ने कहा था कि रूस ने हमारे इंतखाबी अमल में मुदाखलत करके और हमारा जो इलेक्शन है चोरी करके डोनाल्ड ट्रंप को दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप जब हारे तो उन्होंने फिर इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा जनाब ये मशीनों ने हमारा वोट चोरी कर लिया है और धांधली हुई है। पहली दफ़ा अमेरिका में 2 मरतबा धांधली के इल्ज़ाम लगे हैं, मशीनों को तो फैल। अब इन मशीनों से उन्हें भी शायद भागना पड़ेगा या भाग जाना पड़ेगा। जो इलेक्शन को मैनोवर करने वाली ताकतें, इस तरह का कानून जिसके बारे में आज से सवाल उठ रहे हैं कि ये नाकारा है और ये मैनिपुलेट किया जा सकता है, हैकर हैक कर लेता है, आप क्या करेंगे? और बड़े बड़े इदारों की, वजारतों की, बड़े बड़े महकमों की जो खुफिया डॉक्यूमेंट्स हैक हुए हैं, और हैकर इस काम में लगे रहते हैं कि जनाब कैसे किया जाए। दुनिया भर में बड़े बड़े एक्सपर्ट पड़े हुए हैं हैकर, वो आपके इसको नहीं जी, वो उससे नेट से तो कनेक्ट ही नहीं होगा, नेट से कनेक्ट नहीं होगा तो फिर क्या, यानी जादुई छड़ी चल रही होगी जो आपको इलेक्शन रिजल्ट पहुंचा रही होगी? क्या जादू पहुंचा रही, या फिर फ़ोन पर जो मैनिपुलेशन होती है वो फ़ोन पर बता दी जाएगी जनाब इस तरह रिजल्ट बना दो, और रिजल्ट मशीनों के नाम पर बना दो तो बन जाएगा रिजल्ट इस तरह से। लेकिन लगाई साहब, अगर इस्लाहात नहीं की जाती हैं तो फिर तो धांधली का इस्लाहात 2017 का कानून बहुत मुत्तफ़िक़ा इत्तफ़ाक़ राय से तमाम पार्टियों ने मिलकर पास किया था, उसी को चलने देना। ये आरटीएस मशीनें जो है ना बिछाए ना उनको, जो मशीनें बाद में जाकर आरटीएस मशीनें बैठ गई थी हमेशा यही, और नहीं तो ये पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो मशीनें आप कहें तमाम जो है चले जाएं, जो पोलिंग एजेंट बैठे हुए थे अब तक वो चले जाएं, अब हम काउंटिंग करेंगे। तो जब काउंटिंग उन पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में नहीं हो रही है और आपकी मशीनें काम नहीं कर रही हैं, जब आप पोलिंग एजेंट के हाथ में रिजल्ट नहीं रख रहे हैं हर पोलिंग एजेंट के साथ, तो फिर इसका मतलब यह है कि आपने घपला किया है, और वो घपला किसके कहने पर किया है ये भी आपको फिर बताना पड़ेगा। इससे पहले गुज़श्ता इंतखाबात में मुल्क भर में ये मशीनें बैठ गई थीं और रिजल्ट मैनिपुलेट हुआ था, और अब भी ये आपका शाइनिंग ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं ये सो जाएंगी, फिर आप बैठकर इलेक्शन जो है वो खुद बैठकर तरतीब देंगे, वो कहाँ आपने उसके सेल बना रखे हैं वो बैठकर बना लेंगे और रिजल्ट आपको पेश कर देंगे कि ये रिजल्ट है।
अच्छा लगाई साहब, लेकिन चलें कानून तो अब इसका पास हो चुका है ना, लेकिन आप ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा वोटिंग मशीनों की ख़रीदारी कर सकेगा, उसके अंदर इतनी सलाहियत है, टेक्निकली ये पॉसिबल हो सकेगा कि अगले इलेक्शन जो हैं वो ईवीएम के ज़रिए करवाए जाएँ? आपका ख्याल है कि इतनी शफाफियत रखी जाए? मैं इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस हुकूमत की बात कर रहा हूँ। क्या हुकूमत इतनी शफाफियत रख पाएगी? क्या हुकूमत हज़ारों पोलिंग स्टेशनों के बारे में एक एक चीज़ बता पाएगी? और ये जो मीडिया कवानीन बना रहे हैं, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, फिर आपकी गर्दन पकड़ेंगे, तो इसका मतलब यह है कि मीडिया खामोश रहे या दूर दराज बैठे हुए रिपोर्टर्स को आप बुला कर कहें शाबाश बच्चा ये भेज दो, ये रिज़ल्ट है, तो फिर रिज़ल्ट वही होगा। लोग किसी रिज़ल्ट को नहीं मान रहे हैं और रिज़ल्ट किसी को मानेंगे नहीं, इसलिए कि चोरी, वोटों की चोरी, रिगिंग, मैनिपुलेशन ये चली आ रही है। मैं इसकी तारीख बता चुका हूँ कि किस तरह से होती है और किस तरह किया जाता है। ये पहले से होता रहा है और अब ज़्यादा आसानी से होगा। लेकिन असल बात यह है, मुझे इस बात का इत्मीनान है, वो ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के अलावा और हुकूमत के चंद इत्तेहादियों के अलावा इस मुल्क के अवाम को और पार्लियामेंट के दीगर अरकान को और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है। वो इसे एक मशकूक निज़ाम समझते हैं जो ज़्यादा रिगिंग करने के काबिल होगा, ज़्यादा मैनिपुलेशन करने के काबिल होगा। सही, चलिए लगाई साहब आगे बढ़ते हैं। बल्दियाती इंतखाबात के लिए बड़ी रुकावट दूर हो गई है। विफाक ने यकीन दहानी कराई है कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स दिए जाएंगे। सर अब लग रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे? मैं तो कहता हूँ जितना जल्दी हूँ बल्दियाती इलेक्शन हो जाएं। बल्दियाती काम रुके हुए हैं और नामजद लोगों से काम चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया कि बल्दियाती इदारे पंजाब के बहाल कर दिए जाएँ, लेकिन जनाब सरदार मोहम्मद उस्मान खान बुज़दार आप बार्थी ज़िला डरा गाली खान, उनकी तरफ से इस अदालती हुक्म को नहीं माना गया। उनने वहाँ पर एक अपने ताकतवर गार्ड्स खड़े कर दिए कि ख़बरदार मुंतखब नुमाइंदे अंदर न घुसने पाएँ, और वो नहीं घुस पाए हैं। तो और सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है, वो भी देख रही है और एग्जीक्यूटिव भी देख रहा है, पार्लियामेंट भी देख रही है, सूबाई असम्बली भी देख रही है। कहीं कोई बात नहीं होती, सुनवाई नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, वो हवा में मुअल्लिक है, उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ और उनकी दोबारा अपील पर जाने के बावजूद भी कोई रेमेडी अब तक उन बल्दियाती इदारों को नहीं मिली। अल्लाह करे कि इलेक्शन हो जाएं। अब तो विफाक ने यकीन दहानी कराई है, तो अब लग रहा है कि हो जाएंगे। विफाक ने यकीन दहानी कराई है फंडिंग के लिए कि हम इलेक्शन कमीशन को पैसे दे देंगे। लगता है आपको इलेक्शन कमीशन अब ये करवा सकेगा जल्दी? मैं ये कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन सब कुछ करा सकता है, लेकिन जहाँ जिस माइंड में, जिस नीयत में अगर कोई गड़बड़ है तो वो गड़बड़ होकर रहेगी, वो उसको कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा लगाई साहब, महंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं। वैसे तो आप हमेशा ही कहते हैं कि आप इन अदाद-ओ-शुमार को नहीं मानते, लेकिन हफ्तावार ज़ाहिर रिपोर्ट जारी होती है, उसके मुताबिक मुल्क में जो महंगाई की शरह है वो 18.34% तक पहुँच गई। देखा अब कैसा हुआ, 1.8 से जो है हमने एतराज़ किया था, ये 18% तक ले गए। मैं कहता हूँ कि महंगाई को आप क्या चीज़ समझते हैं? यानी जो सब्ज़ी है वो उसी तरह महंगी है, बहुत उससे ज़्यादा महंगी हो गई है। और चीज़ें, दालें और खाने पीने की हर चीज़ जो है वो महंगी हो गई है और दुगनी प्राइसेस पर मिल रही है। अगर आप हफ्तेवार रिपोर्ट जारी करते हैं और हफ्तेवार उनका बढ़ना बताते हैं तो सुभान अल्लाह, ये आपका कमाल है। लेकिन इस 3 साल के दौरान में अगर आप ये कहेंगे कि 500% महंगाई बढ़ी है, तब भी लोग मान लेंगे। कम से कम अद्वियात की हद तक तो यही हुआ, इससे भी ज़्यादा बढ़ी है। और अगर बाकी चीज़ों के कहेंगे कि कीमतें उस वक्त क्या थीं और आज क्या हैं, तो लोगों को पता है कि आटा जो है इस हुकूमत के आने के वक्त कितना था, अब कितने का है। चीनी उस हुकूमत के वक्त में कितनी थी, अब कितने की है। आप पेट्रोल उस वक्त कैसे मिल रहा था और अब कैसे मिल रहा है। डीजल उस वक्त कैसा है और अब कैसा मिल रहा है। ये तो रोज़ाना छुरियाँ लेकर बैठे हैं लोगों की खाल उतारने के लिए, और बाकायदा खाल उतार देते हैं। लोगों का बजट नहीं है, लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गिर रहे हैं। अगर आप ख्याल करते हैं हर तरफ चैन चैन है, तो अपोजिशन की नाकाम हिकमत अमली की वजह से चैन चैन है। अगर अपोजिशन मुस्तैदी के साथ, कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ अगर इस हुकूमत को ख़त्म करना चाहती तब भी कर सकती थी,
अगर इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कामयाब कर सकती तब भी कर सकती थी, अगर हुकूमत छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहती तब भी कर सकती थी। लेकिन ये एक सहूलतकार अपोजिशन है। मैं इस अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाता हूँ कि अपोजिशन ने ऐसा मौका नहीं किया है। लोग बेचारे तेज़ी से गुर्बत के नीचे दबते जा रहे हैं और हुक्मरान जो हैं वो कहीं और इस चक्कर में है कि यहाँ ये डील हो जाए, यहाँ ये सौदा हो जाए, यहाँ ये कारोबार हो जाए, यहाँ ये हो जाए। वो अपनी सहूलत के लिए देख रहे हैं और हुकूमत अपना मज़े से किए जा रही है। हुकूमत ऐलान भी करती है कि सब कुछ माफिया कर रही है। माफिया कहाँ है वो बताती नहीं है। माफिया तो उसके गोद में है, उसके दाएं है, उसके बाएं है, ऊपर नीचे हर जगह। और लगाई साहब, उससे भी ज़्यादा एक बड़ी बात यह है कि अभी सर्दियाँ मुकम्मल तौर पर शुरू नहीं हुई और गैस बहरान शुरू हो गया है। हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एटलीस्ट जो खाना बनाने के औकात कार हैं उसके मुताबिक तो गैस मिलेगी। अभी मैं लाहौर से होकर आई हूँ, कोई गैस नहीं आ रही वहाँ पर, लोग परेशान हैं। देखें, लकड़ी का दौर वापस आएगा नहीं, अब ये ईंधन आपको दोबारा आप लकड़ियों की तरफ जाएंगे। इमरान खान ने 10 अरब दरख्त लगवाने हैं और शायद वो कभी पूरे हो जाएंगे। फिर आप लकड़ियाँ आपके पास बहुत होंगी, फिर आप दरख्त काटें और लकड़ियाँ जलाएं और तो कोई चीज़ नहीं होगी आपके पास गैस की। और ये वज़रा रोज़ाना फेसबुक पर चैलेंज करते हैं, आए हमारे साथ मुकाबला करें, मनाजरा करें और बात करें, ऐसा नहीं होगा, हम आपको वो। यार क्या बात है, आप नाकाम हो गए हैं गैस की मैनेजमेंट में, आप लोगों को गैस फराहम करने में फेल हो गए हैं, आप लोगों को पेट्रोल की सहूलत देने में फेल हो चुके हैं। और आप कहते हैं कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, तारीख की बुलंद तरीन सतह क्या है जो आपने मुकर्रर की है? आपने मुल्क में डॉलर की कीमत को बढ़ाया है ताकि आपके लोग उससे फ़ायदा उठाएं और रोज़ाना आपके लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। रोज़ाना फिर आप शरह सूद बढ़ा देते हैं ताकि आपके लोग फ़ायदा उठाएं। इस मुल्क के लोगों की गर्दन को आप तोड़ रहे हैं और फिर भी बैठकर अपने लिए अब तराने गाते हैं। तो मैं समझता हूँ शर्म आनी चाहिए हमें इस सारी सूरत हाल पर, इस सारी तकलीफ से सूरत हाल पर। लोगों की ज़िंदगी से खेला जा रहा है, लोगों पर गुर्बत मुसल्लत की जा रही है। पाकिस्तान का हालत, मैं इंतहाई एहतियात से कहता हूँ कि अब सोमालिया के बराबर हम हो गए हैं। शायद सोमालिया हमसे बेहतर हो। मुल्क भूख, अफलास और बीमारी, आज़ारी के नुक्ते नज़र से अब ये सोमालिया से भी आगे निकल गया है और हुकूमत को उसकी परवाह नहीं है। रावी चैन की बांसुरी बजाता है। बहुत सी कहानियाँ हैं जो सुनाना चाहते हैं। लगाई साहब, गैस बुरहान की वैसे वजूहत आपको लगती क्या हैं? क्योंकि अभी कराची के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हर साल गैस आती थी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि उन इलाकों में भी गैस नहीं है। क्या ये लोग मंसूबे नहीं इन्होंने उस तरह से? नहीं, मसला ये है कि हुकूमत ने मैनेजमेंट क्यों नहीं की जब उसको पता होता है कि हमारे पास इतना ज़ख़ीरा रह गया। एक तरफ इन्होंने कहा कि हमने गंदम की बम्पर प्राइस उठाई, फिर मालूम हुआ कि गंदम का बहरान पैदा हो गया है। तो आप क्या करते क्या हैं? मैनेजमेंट क्या है आपकी? आप कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं? इस तरह से गैस के बारे में आपने क्यों नहीं फैसला किया कि गैस को भी मैनेज करना है? बिल्कुल, मैनेज करने का इन्होंने तरीका ईजाद किया है। गैस की सप्लाई बंद कर दो, ऐश है, लोग ना इस्तेमाल करेंगे, ना इस चक्कर में पड़ेंगे, आराम से गैस का बहरान हल हो जाएगा। गैस का बहरान ये है, इसको हल करने का तरीका आटे और चीनी का गायब कर दो, खत्म कर दो। लोग ना मांगेंगे, ना होगी, ना मांगेंगे, ना खाएंगे। बिल्कुल ठीक है, चलें ब्रेक ले लें और नाज़रीन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं, इन पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अभी आप बात करेंगे कि गन्ना किसान को दुरुस्त कीमत के हुसूल में मुश्किलात का सामना है और किसानों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। रहीम यार खान में सिंध पंजाब बॉर्डर पर पंजाब से सिंध गन्ना ले जाने वाली गाड़ियों को रोक लिया गया है और किसानों का यह मुतालबा है कि या तो कीमत बढ़ाएं या फिर गन्ने की जो फसल है उसको सिंध ले जाने दें। पंजाब में जो शुगर मिल्स गन्ने का रेट है वो 225 रुपये है, जबकि सिंध की शुगर मिल्स 250 रुपये दे रही हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियाँ गौस साहब, जो कि शुगर इन भी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका मियां गौस साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर बताइएगा ये सारा मामला है क्या? ज़ाहिर है पंजाब में जो गन्ने का रेट है वो 225, जबकि सिंध के शुगर मिल्स का 250 रुपये है और फिर किसानों का तो बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। वो ये कहते हैं या तो कीमतें बढ़ाएं या फिर उनको जो है गन्ने की जो फसल है उसको सिंध ले जाने दें, लेकिन उस चीज़ के लिए भी उनको रोका जा रहा है।
जी बीबी, असल में बात यह है कि बुज़दार साहब, पंजाब हुकूमत जो है ना वो शुगर माफिया के इस वक्त प्रेशर में आ गई है। हिस्ट्री ये है कि हमेशा सिंध गवर्नमेंट से पंजाब का रेट जो है सिर्फ 2 रुपए नीचे होता था। अगर सिंध का आज का रेट 250 रुपए है तो पंजाब का असूलन पिछले 10-20 साल से यही प्रैक्टिस रही है कि 248 रुपए होना चाहिए था। मगर पंजाब हुकूमत में कुछ ऐसे शुगर माफिया के लोग बैठे हुए हैं जो चीफ मिनिस्टर और पंजाब हुकूमत को प्रेशर में ले आके उन्होंने ये उससे पंजाब के काश्तकारों की टोटल जो गन्ना काश्त है वो 21,40,000 एकड़ है। आपने बहुत अहम बात की है मियां गौस साहब, आपने बहुत अहम बात की है कि हुकूमत के अंदर कुछ माफिया के लोग, शुगर माफिया के लोग बैठे हुए हैं। आप अज़राए करम उनकी निशानदही करेंगे, कुछ अता पता बताएंगे कि लोग किस तरह से, लोग इस बात को कैसे समझेंगे, कौन लोग हैं जो शुगर माफिया के तौर पर काम कर रहे हैं? जी जी, मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये जो माफिया है उसमें सबसे बड़ा, जो पिछले दिनों वजीर आजम पाकिस्तान ने मीटिंग की है काश्तकारों के साथ, तो काश्तकारों की सबसे बड़ी मुखालफत मखदूम खुसरो बख्तियार साहब ने की है। और जब ये रेट डिसाइड हो रहा था तो उस वक्त भी काश्तकारों की मुखालफत उनके जो छोटे भाई हैं वजीर खजाना पंजाब में बैठे हुए हैं हाशिम जवां बख्त ने की है। तो जब इनकी मुखालफत हम देखते हैं और इनका ट्रैक रिकॉर्ड हम देखते हैं पिछले 10 साल का, तो इनकी टोटल 800 एकड़ जमीन थी 10 साल पहले। चौधरी परवेज इलाही साहब ने इनको शुगर मिल का एक लाइसेंस दिया। उसके बाद इन्होंने 2017 में एक होता था टोका परमिट, यानी कि गन्ने का रेट 180 था और इन्होंने 120 रुपए में खरीदा और तकरीबन 25 अरब रुपया किसानों की जेबों पे इन्होंने डाका डाला। और ये 120 रुपए पाकिस्तान की तारीख में और पंजाब की तारीख में और शुगर इंडस्ट्री की तारीख में था कि 60 रुपए कम गवर्नमेंट के रेट से। ये जो हुकूमत ने एक कमीशन बनाया था, उस कमीशन की रिपोर्ट में ये सारी चीजें आई थी क्या? जी जी बिल्कुल, हुकूमत की जो कमीशन बनाया था उसमें भी सारी आ चुकी है। 515 अरब रुपया इन शुगर माफियाज को टैक्स की मद में जो लॉस दिया है गवर्नमेंट को, एफबीआर को, वो भी इनको नोटिस चले गए। हाई कोर्ट लाहौर बेंच ने स्टे दिया हुआ है। 40 अरब रुपया जो इन्होंने नाजायज सब्सिडी गवर्नमेंट को भी इनके पास नोटिस चले गए तमाम तर शुगर माफियाज के पास, वो भी मेरे ख्याल में हाई कोर्ट में इन्होंने स्टे लिया हुआ है। और 20 अरब रुपया जो सब्सिडी पे इन्होंने एक्सपोर्ट पे रिबेट ली थी, वो भी हाई कोर्ट लाहौर से इन्होंने स्टे लिए हुए हैं। ये भाग के अदालतों का सहारा ले लेते हैं। इनकी तारीख, शुगर माफिया की जो एक तारीख है, अयूब खान, जुल्फकार अली भुट्टो और इमरान खान तक, इन्होंने किसी हुकूमत को नहीं बख्शा कि आज तक किसी हुकूमत को इन्होंने बख्शा हो। ये शुगर इंडस्ट्री जब से चल रही है पिछले 50 साल से आज तक 22 करोड़ अवाम का इन्होंने बहुत जुल्म किया है, इस्तेसाल किया है और उनको तंग किया हुआ है। तो आपके आप ही के जिले से एक साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है उस जो उन्होंने पटिशन दायर की है? जी, उन्होंने जो इनकी करप्शन के बारे में खुसरो बख्तियार और हाशिम जवां बख्त दोनों भाइयों के आज से तकरीबन 10 साल पहले ज्यादा 38 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होती थी। नेब रिपोर्ट के मुताबिक आज से 1.5 साल पहले 100 अरब रुपए की करप्शन इनकी नेब रिपोर्ट की मेरे पास भी कॉपी मौजूद है जो आपको मैं सेंड कर चुका हूं। और शुनीद है कि लाहौर नेब के में 300 अरब रुपए की इनकी प्रॉपर्टी है। और वो जो वकील साहब सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने नेब को बुलाया और नेब ने कहा कि इनकी इंक्वायरी, हमारे डायरेक्टर बैठते हैं और वहां बैठ के इनका डिसीजन होता है और उसके बाद हम रेफरेंस दायर करते हैं। तो इंशाल्लाह जब भी नेक्स्ट मीटिंग होगी इनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाएगा। ये आप कह रहे हैं या नैब ने ये कहा है कि आइंदा रेफरेंस दायर हो जाएगा? नहीं, नेब ने जो सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दी है वो यही दी है कि इनके खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। जब मीटिंग होगी तो इनकी मंथली मतलब जो भी क्वार्टरली इनकी मीटिंग होती है, उनके डायरेक्टर बैठते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इस इंक्वायरी के बाद ये रेफरेंस बनता है या नहीं बनता। अदालत में यकीन दिहाने के बाद अब कितने दिन गुजर चुके हैं और क्या ऐसा हुआ है कि रेफरेंस के बारे में सोचा गया है या नहीं सोचा गया है? अभी तक 20 दिन हो गए अदालत के फैसले के बाद।
वो गालिबन उन्होंने कोई 2 महीने या 3 महीने का टाइम मांगा है, कुछ अरसा मांगा है, और वहां उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। आप नैब के तर्ज अमल के बारे में क्या कहेंगे? नैब जो कुछ भी कर रहा है इस मामले में एक हद तक ये समझा जा रहा है कि टाल मटोल हो रहा है, तो इस टाल मटोल के पीछे नैब का क्या किरदार है? देखिए जी, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान जो है ना, इसमें तो एक बहुत बड़ा इदारों पे, कानून पे एक सवालिया निशान है कि ताकतवर को पकड़ना और उसको सजा देना बहुत ही मुश्किल, पेनफुल जॉब है। और इसके पीछे एक वकील साहब है जो इनके मुद्दाई हैं, पिछले 3 साल से वो लगे हुए हैं। उल्टा FIA ने उनके खिलाफ FIR दी हैं कि जनाब आप इन मौसूफ को आप ब्लैकमेल करते हो। वो बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जमानत में और अपनी जान छुड़वाई। आज तक उसके बारे में, इनके केस के बारे में, इनकी करप्शन बिल्कुल जो साबित है। और मखदूम खुसरो बख्तियार के 2017 में 126 दौरे, 2016 और 17 में 126 दौरे गैर मुल्की हैं, और इनका जर्मनी में भी कारोबार है। नेब की एक पूरी मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है। ये हमें इल्म नहीं है कि अंदर खाते कहाँ क्या रुकावटें पेश हैं। बहरहाल ये लगता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां और जनूबी पंजाब में हमारे तहरीक और स्लोगन के लिए ये दोनों भाई एक सवालिया निशान है। और इन्होंने बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ में आके अपने करैक्टर को बेहतर करते, इन्होंने पिछले सीजन में एक बंदे को मरवाया और नियर टू डेथ था, और बड़ी कोशिश की कि गन्ना काश्तकारों का, और इन्होंने इस साल भी बड़ा तशद्दुद करवाया है। पिछली रात जो गुजरी है उससे पिछली रात इनके सूबाई वजीर जो है हाशिम जवान बख्श ने तमाम तर इंतजामिया को ऑर्डर किया है कि सिंध की तरफ गन्ना ना जाए और काश्तकारों की ट्रालियां पकड़ के हमारी मिलों में भेजा जाए। तो आप ये बताएं कि ये गरीब काश्तकार कहाँ जाए। मैंने वजीर आजम साहब को एक लेटर भी लिखा है, मैंने एक वीलॉग भी बनाया है। आपके तवज्जुह से वजीर आजम साहब को अपील करता हूँ कि खुदारा इन गंदी बीमारियों से हमारी जान छुड़वाएं। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां की 50 लाख तकरीबन 3.5-4 करोड़ जनूबी पंजाब के लोग इनसे तंग हैं, और इन्होंने जो साउथ पंजाब का बजट है उसमें मेगा प्रोजेक्ट लिख के, जो स्टाइल पिछली गवर्नमेंट का होता था कि मेगा प्रोजेक्ट लगाओ और उसमें से करप्शन करो, उसमें भी इन्होंने खासा घपला किया हुआ है। तो मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ को जितना इन दोनों भाइयों ने नुकसान दिया है शायद किसी ने ना दिया हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मियां गौस साहब, हमारे साथ पसंद तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और बड़ी डिटेल में उन्होंने लगाई साहब बात की। लेकिन ये तो थी हमारे मुल्क की सूरत हाल। भारत के हवाले से अगर बात करें तो मोदी को भी अपने मुल्क में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मोदी ने अब किसानों के आगे घुटने टेक दिए हैं। जो मुतनाज़ ज़रई कानून था उसको वापस ले लिया है। तकरीबन 1 साल तक किसानों ने लेकिन इसके लिए एहतजाज किया। बहुत बड़ा पब्लिक प्रेशर हमने देखा है इंडिया के अंदर। लाखों करोड़ों किसान घरों से निकले और उन्हें दिल्ली का रुख किया। वो वहाँ से हरियाणा से गए, पंजाब से गए और अरुणाचल प्रदेश से गए और दूसरे इलाकों से गए, CP से गए, UP से गए और दीगर सूबों से लोग जमा होते रहे, और दिल्ली में उन्होंने मुसलसल 1 साल तक अपना प्रेशर बरकरार रखा। अभी भी किसानों का प्रेशर आपने देखा, रहीम यार खान के और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो किसान निकले हुए थे। किसानों को बाकायदा फिज़िकली, जैसे वो बता रहे थे, तशद्दुद करके वहाँ से जो है हटाया गया और कहा कि वो इंडिया में भी तशद्दुद होता है, लेकिन इंडिया में ऐसी बेरहम अशराफिया नहीं होती है और माफिया का इतना शायद ज़ोर नहीं। मुझे सही सूरत हाल वहाँ नहीं है मालूम, लेकिन फिर भी 1 साल लगा है उस कानून को ख़त्म कराने में, जिस कानून के तहत इंडिया की पूरी ज़राअत बड़े पैसे वालों अंबानीज़ के हवाले हो जाती और मालूम होता वो तय करते कि किसको क्या कीमत मिलेगी, किसके पास कितनी कौन सी पैदावार करने का हक़ है, किसके पास कौन सी पैदावार करने का हक़ नहीं है। तो ये उस कानून को रिवर्ट कराना एक बहुत बड़ा कारनामा है। अब उसको अमल दरामद करना भी एक मरहला होगा कि वो कानून बन चुका था, अब उस कानून को ख़त्म करने के बाद उस पर अमल दरामद हो, ये भी एक मरहला है। और मेरे ख्याल में दिल्ली में तो शायद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में किसान कमज़ोर है। किसान की माजी में
सबसे बड़ी ताकत जो है वो सियासी पार्टियां हुआ करती थी। अब सियासी पार्टियां ने कुछ दायरे बना लिए हैं, अपने अपने दायरों में रहती हैं और अपने अपने मफादात को देखती हैं, मफादात के दायरों में रहती हैं। मासिस का, आम आदमी का, आम काश्तकार का, आम मजदूर का ध्यान नहीं रखा जाता है। यहाँ तक होता है कि मुख्तलिफ इदारों में आउटसोर्स सर्विसेज का सिलसिला शुरू हुआ है। जो महकमे हैं वो महकमों के मुलाजिम नहीं होते। यानी मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि स्टेट बैंक है लेकिन मुलाजिम स्टेट बैंक का नहीं होगा, मुलाजिम आउटसोर्स किसी कंपनी का होगा लेकिन काम स्टेट बैंक में करेगा। उसकी कोई मराहत नहीं होगी, कोई मेडिकल नहीं होगा, कोई उसको जो है ना पेंशन मिलेगी, ना उसकी प्रोविडेंट फंड होगा, ना उसकी सिक्योरिटी होगी, कोई चीज़ नहीं होगी। इस तरह का भी मुख्तलिफ महकमों में सिलसिला शुरू हो गया है। हम ये बात भी शुरू करेंगे और लोगों को बताएंगे किस तरह से लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। ठीक है, लगाई साहब यहाँ पे लेते हैं और नाज़रीन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत जारी है और भारतीय फ़ौज की जानिब से 2 नौजवानों को शहीद किया गया और उसके बाद जुल्म तो ये था कि शहीद करने के बाद कहीं दूर दराज के इलाकों में उनकी लाशों को दफना दिया गया। उनके प्यारे तड़पते रहे कि उनको लाशें दी जाएं ताकि वो तदफीन कर सकें। उसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, एक कश्मीरी बच्ची जिसके वालिद को शहीद किया गया था, उसने रो रो कर सारी दास्तान सुनाई। उसने बताया कि किस तरह से उसके वालिद को शहीद किया गया और उसके बाद जो भारतीय फ़ौज के अहलकार थे वो किस तरह से हंसते रहे, वो रो रही थी और वो हंसते रहे। सोशल मीडिया का जब बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा तो उसके बाद हमने देखा कि लाशों को उनके वर्सा के हवाले किया गया। लगाई साहब, ये कैसा जुल्म है, कैसी बर्बरियत है और अक़वाम आलम खामोश है। डोगरा राज से लेकर भारतीय कब्ज़े तक कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो आलमी ज़मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है और आलमी ज़मीर इस बात को महसूस नहीं कर रहा है कि जिस इलाके में लोग ग़ुलाम कर बना दिए जाते हैं वहाँ पर अगर मुज़ाहमत चल रही हो तो फिर वो एक ना एक दिन फ़तह से ज़रूर हमकिनार होती है। इन लोगों के आज़ाद आहें, आज़ादाना एहतजाज, यानी ये पुरअमन एहतजाज है और वो आज़ादी के लिए तड़प रहे हैं। वो भारत के जबरी कब्ज़े से आज़ादी चाहते हैं और उन्होंने हमेशा एहतजाज किया है। हमेशा उन्होंने मुसल्लह एहतजाज भी किया था लेकिन ख़ुद विड्रा किया, कहा कि हम पुरअमन एहतजाज करते हैं। भारतीय हुकूमत इसको भी खातिर में ना रही है। किसी दुनिया में, पूरी दुनिया में किसी एक मकाम पर इतनी बड़ी फ़ौज की तैनाती नहीं हुई है जितनी मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज तैनात है और लाखों की तादाद में है। और वहाँ एक एक इंसान के लिए जो उन पर नज़र रखी जा रही है, एक एक इंसान की हरकत, उसके बावजूद तहरीक ख़त्म नहीं हो रही है। उसके बावजूद तारीख रोज़ अफजू है। तारीख में एक बड़ा, बहुत ज़्यादा उबाल आ रहा है। बहुत ज़्यादा तारीख में एक बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि लोग इन तमाम खौफनाक हरबों से जो है खौफज़दा नहीं हुए हैं। लोग इस तरह के अमवात से खौफज़दा नहीं हुए हैं। आलमी बिरादरी से एक सवाल है, एक उनके ज़मीर से एक सवाल है कि कश्मीरियों के साथ और फ़लस्तीनियों के साथ ऐसा कब तक होता रहेगा। अभी भी आज बरतानिया ये कार्रवाई कर रहा है कि उनकी एक तंजीम पर पाबंदी लगा दे और उनके ख़िलाफ़ जो है अगर कोई सिर्फ एक बात भी करें तो उन पर भी उनको 15 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। ये बरतानिया जैसे मुल्क में हो रहा है जहाँ से इंसाफ के इदारे बने थे, वहाँ नाइंसाफ़ी जो है इस तरह बढ़ रही है। बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब, अल्लामा इकबाल और मिर्ज़ा गालिब के बाद उर्दू अदब के अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ की आज 37वीं बरसी मनाई जा रही है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने कहा कि आपने फिर मीर को छोड़ दिया ना। तो फैज़ अपना गालिब ने कहा था कि एक तुम ही नहीं हो रेख्ता के शायर गालिब। सुनते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो मीर गालिब और फैज़ ये एक हर सदी का एक शायर है। यानी 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी, इन सदियों में एक बहुत बड़े शायर का हमारी ज़बान में जो है वो ज़हूर हुआ और हर सदी ने एक बड़ा शायर दिया है। फैज़ अहमद फैज़ बिलाशुबा 20वीं सदी के उर्दू ज़ुबान के इंतहाई कदावर शायर हैं
मैं किसी को कम या ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि शायरों का दर्जा मुतय्यन करना मेरा काम नहीं है। लेकिन फैज़ बहुत आने वाली सदियों में जीते रहेंगे, हमारे जैसे और लोग आएंगे जो फैज़ को गुनगुनाएंगे, जो फैज़ को पढ़ेंगे, जो फैज़ की शायरी को से महसूस इंशाअल्लाह। लगाई साहब, हसीना मोइन साहिबा का भी 80वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है, उनकी शख्सियत के हवाले से। हसीना आपा एक बहुत बड़ी ड्रामा निगार थी और उन्होंने जितने ड्रामे लिखे और सोसाइटी को अंदर जाकर, बहुत अंदर जाकर, डीप जाकर सोसाइटी को खंगाला, किरदार निकाले। वो किरदार ऐसे किरदार थे कि आप उनको देखते तो आपने देखे भी होंगे, वो ऐसे हैरान कर देने वाले किरदार थे कि जिनको आप हमेशा जब भी देखते हैं तो आप इंजॉय करते हैं। तन्हाइयाँ क्या ड्रामा था, अंकल उर्फी क्या ड्रामा था, ऐसे ड्रामे दिए और बड़े बड़े ड्रामे दिए हैं मोहतरमा हसीना मोइन ने। और गुज़श्ता साल उनका जब इंतकाल हुआ तो इस पूरी की पूरी अदबी दुनिया में और ड्रामे की दुनिया में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, सानिया हुआ और लोगों ने बहुत शोक मनाया उनका। एक बड़ी खातून थी और हमारे लिए जो बहुत फार इदारा है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी में शामिल थी और वो अहमद शाह के साथ साथ चलती रहीं और इस पूरे इदारे को और जमा करने में उनका बहुत बड़ा किरदार था। एक बहुत बड़ी खातून के उठ जाने से हम बहुत मग़मूम हुए, बहुत अफसरदा हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप आज के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।